हम और आप देख रहे हैं, तो ये सारी परेशानियों का सबब क्या है? और सारी परेशानियों का मूल कारण है देश में जो पुराने समय से जो शासनकर्ता रहे हैं, आज भी वो शासनकर्ता जमात बने हुए हैं। और देश में सबसे बड़ी हमारे और आपके लिए जो चिंताजनक बात है वो ये है कि 90% जनसंख्या ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों की है। फिर भी हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि जब तक सरकारें नहीं बनेंगी तो संविधान हमारे हाथ में नहीं आता है। बाबा साहब की ज्यादातर मूर्तियों में आप देखेंगे कि एक हाथ उनका संसद और विधानसभाओं की ओर होता है और दूसरे हाथ में संविधान होता है। तो संविधान जिसके हाथों में होता है वो ही देश का शासनकर्ता होता है, उसी के पास सारी पावर होती है, उसी के द्वारा सब कुछ देश में संचालन होता है। तो इसीलिए विधायिका में जो पहुंचने के लिए हमें और आपको जो संदेश दिया गया है और बताया भी जाता है कि विधायिका में हमारी आपकी सरकारें जब तक नहीं होंगी, हमारे वर्गों के हितों के नियम कानून सुरक्षित नहीं बचेंगे। और आगे और बढ़िया बनाने की तो बात बहुत दूर की है, जो हमें मिले हुए हैं वो हमारे सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए हमें और आपको बहुत ही गंभीर होकर के सोचना है, समझना है और राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखना है कि हमारे सत्यानाशों का मूल कारण क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों के सत्यानाशों का मूल कारण क्या है? हमारे सत्यानाशों का मूल कारण हमें समझना होगा। वो मूल कारण है, आप लोगों के अनुसार आप लोग भी अपने अपने मन में सोच रहे होंगे कि ये मूल कारण है, वो मूल कारण है, वो मूल कारण है, बहुत सारे कारण गिनाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही सही होता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही सही होता है। तो ये जो सवाल किया गया है कि आज हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों के सत्यानाशों का मूल कारण क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों के सत्यानाशों का जो मूल कारण है वो है हमारे नेतृत्व की जो पार्टियां हैं उनकी सरकारों का ना बन पाना। प्रदेशों में और केंद्र में हमारी सरकारों का ना बन पाना ही हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के सत्यानाशों का मूल कारण है। अब आप पूछेंगे या आप सोचेंगे कि ये कैसे सही बात है आपकी, तो यही यहाँ पर हमें और आपको आकलन करना है कि यदि हमारी सरकारें होती तो क्या ओबीसी की गिनती कर नहीं हो पाती? ओबीसी के गिनती के लिए हमें क्या जन आंदोलन करने पड़ते? हमारी सरकार होती तो गिनती भी होती और बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी भी सभी को वर्गों को दी जाती। हमारी सरकारें होती तो एनआरसी और सीए जैसे काले कानून नहीं बनाए जाते। हमारी सरकारें होती तो किसानों के विरोध में काले कानून नहीं बनाए जाते। हमारी सरकारें होती तो शिक्षा नीति महंगी नहीं की जाती जो कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सके। हमारी सरकारें होती तो अभी जो विगत है पिछले ही सत्र में एक नया कानून बन गया जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम जानकारी होगी। प्रॉपर्टी एक्ट बन गया है। प्रॉपर्टी एक्ट में भी जिस तरह से उसमें नोटबंदी में लोगों को लाइन लगानी पड़ी थी बैंक में जा करके नोट बदलवाने के लिए, ऐसे ही अब हमारी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि आप खुद प्रूफ करो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। शासन प्रशासन के पास लाइन लगाओ, टेबल के नीचे ऊपर से जो है आपके कुछ गड़बड़ी है तो उसको आप सुधारो, रस्सियों चक्कर काटो और हर आदमी जो प्रॉपर्टी वाला है, घर मकान जमीन जायदाद वाला है, उसे खुद एविडेंस देने जाना पड़ेगा। ये अभी पास हो गया साथियों, ये बिल अभी इसी सत्र में पास हो गया जब हम लोग चुनाव के माहौल में व्यस्त थे। तो ऐसे ऐसे नियम कानून जो बन रहे हैं, क्या हमारी सरकारें होती तो क्या ये नियम कानून बनते? नहीं बनते। तो इसलिए साथियों हमें और आपको आज इस बात के लिए सजग और जागृत रहना है और लोगों को करना है कि भाइयों बहनों, आज हमारे आपके जो सत्यानाश हो रहे हैं वो हमारी सरकारें ना बन पाने की वजह से हो रहे हैं। और हमारी सरकारें क्यों नहीं बन पा रही हैं? हमारे राजनेताओं ने जो हमारे समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेटिव करने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बना रखी हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन बना रखे हैं। तो अगर राजनीति हमारी सही दिशा में नहीं चलेगी तो